नमस्कार। देखिए आज हम पढ़ेंगे अनसॉल्व पेपर 2024 यानी अनसॉल्व पेपर है सेप्टेम्बर 1 2024 के। लगातार यही क्वेश्चन इन्हीं अनसॉल्व पेपर में थे। यही बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। अनसॉल्व पेपर 2024 के 7 अनसॉल्व पेपर कराऊंगा। बनी रहिए हमारे साथ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे अनसॉल्व पेपर चल रहा है सेप्टेम्बर 1 2024 का। कोड नंबर है 347 GK। इसका हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि पहला क्वेश्चन है एफ ही है। एफ ही यानी जो हमारा एफ ही है वो संक्रमण धातु है, और जितनी भी संक्रमण धातु आती है हमारी कौन से ब्लॉक में आती है? डी ब्लॉक में। तो हम पहचान कर लेंगे जो एफ ही है वो हमारे डी ब्लॉक में आती है। तो इसका मतलब ये हमारा तीसरा विकल्प, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करने वाला विन्यास है, यानी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। यानी अब इसमें से ये देखेंगे कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जिसके उपकोष में यानी जिसके कक्षक में या जिसके डिब्बों में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही अधिक होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3D3 है, इधर मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 3D3 है, अंतिम डी में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे डी में कितने कोष बनते हैं? तीन बना दिए, एक, ठीक है। उसके बाद इसमें वो 5 बनते हैं, ठीक है। 5 को सुना दिए मैंने। उसके बाद इसके अंतिम तीन इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 2 3, ठीक है। मैंने कहा था जिसके कोष में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी, ठीक है। इसके देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यानी हमें ये पता चलेगा कि पहले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा हूँ, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके निकाल के देख रहे हैं, जैसे इसमें 5 डिब्बे इसमें बनाएंगे, 1 2 3 4, 5 डिब्बे बन गए। इसमें D5 है, तो जैसे मैंने बनाया 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। अगर मैं जोड़े से भर देता जो करके जोड़े से, तो इसमें युग्मित हो जाते। अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है। अपनी जान पहचान के लिए वो लिख दिया है जल्दी के लिए। उसके बाद जैसे अगर मैं 3D5 का निकालूं, 3D5 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसका मतलब जैसे ये 3D5 का पूरा S1 है, तो इसमें देखिए इसमें क्या हो गया कि इसमें जैसे देखो इसका तो पूरा S कक्षक है, वो तो फुल भरा हुआ है, लेकिन इसमें से पहले से ही कम है। तो इसका मतलब है इसमें से जब का ये पहले ही गिर गया तो इसका मतलब वैसे ही नहीं हुआ। अब जैसे इसके देखो 3D6 है, जैसे D में 5 प्रवेश है, एक ये भर दिया मैंने 6। तो इसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 हो गए ना। इसमें 5 थे, इसमें 3, इसमें तो वैसे ही पूरा S1 खाली हुआ। तो इसमें से क्या करेंगे, मैंने क्या बताया जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो वही ऑक्सीकरण अवस्था संख्या ज्यादा सकते ज्यादा। तो और सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में होंगे? यानी दूसरे वाले 3D5 4s2। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसी पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटा देने पर सेल का वोल्टेज, जैसे ये तो जैसी बात हो गई, जैसे अगर किसी विद्युत यंत्र में कोई बिजली जा रहा हो यानी करंट जा रहा हो, तो एकदम हटा दें तो क्या होगा कि वो शून्य हो जाएगा, तुरंत बिजली जाना बंद हो जाएगी उसमें। ऐसे ही जो लवण सेतु होता है उसमें एक तरह का विद्युत ले जाने का कार्य करता है, यानी गतिशीलता को बढ़ाने का काम करता है। जितनी गतिशीलता होगी उतनी समान तरीके से जाएगी। उसी प्रकार इसमें ये कह रहा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु डाले, तो लवण सेतु डालो यानी उसका करंट जाना बंद हो जाएगा। जब करंट एकदम हटाएंगे तो उसका करंट है वो एक साथ 0 उठ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अचानक से शून्य हो जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, यानी जैसे देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का हम डेनियल सेल में यूज करते हैं। जैसे ये डेनियल सेल होती है ना, तो इधर साइड पे एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड विभव। इसका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसमें अगर इस सेल की हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो इसमें क्या करते हैं मानक हाइड्रोजन, जैसे इसका आया हमारा 2, ठीक है, 2 वोल्ट आया मानक इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या करेंगे हम इसका ज्ञात करना हो तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिससे ये पता चल जाता है कि इसमें से, क्योंकि हमारा पता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है? 0। अब जैसे इसमें से बाकी का जितना रह जाता है तो वो उसका निकल आता है। तो इससे पता चलता है कि यानी जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है 0। तो हमारा चौथा विकल्प ठीक है। उसके बाद देखिए आता है सूत्र K बराबर AE माइनस के E अपॉन RT के लिए सत्य कथन है। हम जानते हैं कि जो
सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा जो आपको तीसरे चैप्टर में बताएगा, जैसे पढ़ाई हो गया जैसे, तो हम जानते हैं कि ये सक्रिय ऊर्जा है, तो हम डायरेक्ट क्या विकल्प पढ़ेंगे, सीधा लगा देंगे ये सक्रिय ऊर्जा होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझदारी से करना है। जैसे ये अभिक्रिया 1/2 A एरो 2B के लिए A के विघटन की दर और B के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे ये लिखा है 1/2 A बराबर और 2B, ये होगा हमारा औसत वेग। ठीक है, जैसे ये अगर जैसे इसके गुणांक में होता तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 2 DA बट्टे सॉरी DA बट्टे ये टार्गेट वेग है DA बट्टे DT। ठीक है, यानी जैसे नीचे तो ऊपर पहुंच गया, अब जैसे ये ऊपर है तो इसका हो जाएगा 1/dB बट्टे DT। अब देखिए ये हमारा क्या है, अभिकारक, तो ये क्या है उत्पाद, अभिकारक है वो धीरे धीरे लगातार कम होता जाएगा, और जो अभिकारक जो उत्पादक है लगातार बढ़ता जाएगा। जो कम होने के लिए इसके लिए माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके लिए प्लस के लिए। अब देखिए ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, जैसे इधर ये माइनस बनी रह देंगे DT DA बट्टे DT बराबर ये इधर गुणांक में इधर भाग में, तो इसका आंसर आएगा 1/4 DB बट्टे DT। अब देख लेंगे हमारा ये कौन से विकल्प का आंसर मिल रहा है, माइनस के DA/DT बराबर 1/4 DB/DT, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है।